फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, क्या पूछा है इन्होंने? ये पूछा है कि लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। तो लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय, तो मोबिलिटी को डिनोट करते हैं हम लोग इससे, म्यू से, ठीक। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, ठीक। आगे चलते हैं। इफ ई एंड बी आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपको ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो शायद आप ना कर पाए इस चीज को, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो सी होता है ना, सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो सी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर वो 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और v इज इक्वल टू क्या होता है, E/B, E/B, ठीक। ठीक। तो और ये जो सी, ये जो v है ना, इसको अगर आप उसमें लिखेंगे एसएचएम के उसमें देखेंगे तो सी की लिए सी इज इक्वल टू E/B, ठीक। तो अगर आप इसको ऐसे लिखें, क्या करें, आप इसको ऐसे लिख दें, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें, इसको अगर आप ऐसे लिखें E/B इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो C/C के टर्म्स में आ जाएगा ना, ये मतलब C/C आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये डायमेंशनलेस ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला जो टर्म है ये एक्चुअली जो लिखने का तरीका है वो ऐसे होना चाहिए कि C इज इक्वल टू E0/B0, और ये इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर E और B बोला है तो मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, राइट। द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, तो डायोड होगा इसका आंसर, ठीक है। डायरेक्टली इसमें इसका आंसर ही बता रहा हूँ, तो कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। बट द डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सो एम इज इक्वल टू होता है यहाँ पर बच्चों -FO/FE 1 + FE/D, ठीक। सो ये आप लिख लीजिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक। एम इज इक्वल टू FO/FE और 1 + FE/D। अब इन्होंने बोला है कि अगर जो डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर को अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑफ अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इंक्रीज्ड, ठीक। तो डायमीटर को अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो इसमें देखो कहीं, इसमें जो डायमीटर का टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक। लेकिन ये वाला टर्म आ रहा है, ठीक। और जो रिजॉल्विंग पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D/1.22 लेमडा, ठीक। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ये जो डी है बच्चों है यहाँ पर, ये आपका क्या है, डायमीटर है, ये क्या है, डी आपका, ये डायमीटर, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर देखें, और ये जो डी है, ध्यान देना, अच्छा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये सर ये वाला डी है, ये वाला डी है ना, दिस डी, इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक। दिस वन इज योर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, और ये आपका है रिजॉल्विंग पावर, ठीक। समझ याद रहेगा। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर में कहीं भी डायमीटर का कोई असर हो नहीं रहा है, इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर पे कोई असर होगा नहीं। तो पहला कहता है मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेस, तो ये गलत हो गया। मैग्नीफाइंग पावर रिमेन्स अनचेंज, तो ये तो सही है यहाँ पर। बट रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस, तो हाँ जाहिर सी बात, तो रिजॉल्विंग पावर यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज, ठीक। तो कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू करंट कैरिंग लूप, तो उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, दे आर स्ट्रेट लाइंस, कैसी लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक। तो ये पिक्चर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर देखो इस तरह से चल रही है, यहाँ पे इस तरह से, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर सेंटर पे, ये क्या है, बिल्कुल सेंटर पर देखो आप, तो एट सेंटर व्हाट यू आर सेइंग दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। यहीं पर डाउट हो सकता है कि आप यहाँ पर सर्कुलर टिक लगा दो, क्योंकि आपको लगेगा सर्कुलर ही है, लेकिन देखो बिल्कुल सेंटर पर देखो तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये बात मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर चिपका के ये फिगर मैंने दिखाया आपको।
द कंडक्शन करंट इज सेव बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कब सेव होगी, देखो एसी में तो आती है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट अलग अलग, लेकिन अगर डीसी में जाओगे तो दोनों ही सेम होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, तो लाइट एनर्जी इमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू फ्यूजन। स्टार्स में क्या होता है, फ्यूजन होता है। कैसे याद रखेंगे, देखो अब कई बच्चे याद नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो सन में क्या होता है, सन में होता है फ्यूजन, ठीक है, ये क्या है, ये है यू, और सन में क्या आता है, यू, तो यहां से अगर दो जोड़ दो तो बन जाएगा सन। तो फ्यूजन सन, और सन क्या है, सन एक स्टार है, तो स्टार्स में क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, दो चीजें एक दूसरे में ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। अगर भाई दो चीजें फ्यूज होती ना आपस में तो ज्वाइन होना, ठीक, तो यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक। अच्छा, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द फ्रिंज विड्थ, डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ठीक है। जो फ्रिंज विड्थ होती है यहाँ पर लिख लीजिए आप, फ्रिंज विड्थ जो होती है इक्वल्स टू डी लेमडा बाई डी होता है, ठीक। तो स्मॉल डी है, ये क्या है, ये है स्लिड विड्थ, ठीक। कैपिटल डी जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। लेमडा जो है ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बीटा जो है, दिस बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिट विड्थ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली नॉट डिपेंडेंट, ये भी गलत हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वाला आंसर सही है, ठीक। व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है, आरसी सर्किट इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। क्वालिटी फैक्टर किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट के लिए, या ठीक है एलसीआर ही लिखा है यहाँ पर, ठीक, एलसीआर सर्किट के लिए। तो Q इज इक्वल टू होता है 1/r²√L/C, ठीक। तो क्वालिटी फैक्टर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप R को इंक्रीज करेंगे क्वालिटी फैक्टर घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन्स ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर, टेम्परेचर दे रखा है 300, ठीक। और ये दो फॉर्मूला जो होता है ना लेमडा का टी के टर्म्स में, तो लेमडा का टी के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है H अपॉन ये फॉर्मूला बनता है स्क्वायर रूट के अंदर 3 KBT और M, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यूज हैं वो रख के देख लीजिएगा यहाँ पर। तो जो वैल्यू रख के देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा यहाँ पर 1.79 आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक। इसमें मैंने वैल्यू रख के नहीं सॉल्व किया है तो इसलिए मैं इसको रख नहीं रहा हूँ। 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, केबी की वैल्यू है और एम की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। न्यूट्रॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर रख दीजिएगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, थोड़ी सी दया आ गई मुझे ऐसा कर लेता हूँ, सॉल्व ही कर देते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 6.62 10⁻³ डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। केबी की वैल्यू होती है, देखो केबी की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो R/NA होती है, केबी इज इक्वल टू R/NA, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद है, अगर याद है तो सो फार सो गुड, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर आप रख देंगे 1.38 इंटू 10⁻23, ये मीटर स्क्वायर किलोग्राम के टर्म्स में मैंने लिखा, ठीक है। टेम्परेचर है यहाँ पर 300 केल्विन और मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर रख देंगे आप उठा के, वो हो जाएगा 1.67 10⁻27, ठीक। इतना लंबा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने पर वैल्यू जो आ जाएगी वो आपको मैंने बताई दी है 1.79 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक्चुअली जब मैंने सॉल्व किया यहाँ पर तो 1.88 करके कुछ वैल्यू आ रही थी, तो वो राउंड ऑफ करके 1.79 आ जाएगी, ठीक। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। व्हाट व्हेन इज द करंट इन अ सर्किट इज वॉटलेस, करंट इन अ सर्किट इज वॉटलेस, ऐसा कब होता है। तो वॉटलेस करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसी में, अगर मैं बात करूं वॉटलेस करंट, क्या बात कर रहा हूँ, वॉटलेस करंट के बारे में। तो वॉटलेस करंट का मतलब है कि जो पावर आ रहा है ना वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा जीरो हो जाए। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos पाई, ठीक है।
कॉस फाई यानी कि जो पावर फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं कॉस फाई, और कॉस फाई की जो वैल्यू है कॉस 90 हो जाए, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए। ठीक, तो जब फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी यानी कि व्हेन द रेजिस्टेंस इन द, इन्होंने बोला व्हेन द इंडक्टेंस इन द सर्किट इज 0, नहीं ये वाला ये होगा व्हेन द रेजिस्टेंस सर्किट इज 0, आर की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो भी यहाँ पर ये केस बनता है, आर की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये भी सही होता है। सॉरी, एक तो ये भी केस बन गया, और अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो भी यहाँ पर यही केस बनेगा यहाँ पर, तो ये भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी। ये इन्होंने कैसे किया इसके लिए देखो, ये तो एक अलग ये भी कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे देखना डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, और आर 0 कर दोगे तो पावर तो वैसे भी 0 हो जाएगा। वॉटलेस करंट का मतलब होता है कि पावर 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर वॉटलेस करंट जो हमारा पावर हो वो 0 हो जाए। ठीक, ये चीज यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, बाकी इस तरीके से भी हमने देख लिया। और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि ये ज्यादातर यूज किया था। ठीक है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ये हमारे अदर क्वेश्चंस के लिए हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को समझाने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के द्वारा ही फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को समझा सकते हैं, ये तभी वहां पर हो जाता है। विच माइक्रोवेव कंपोनेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे रोटेशन, तो इसमें देखो क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा, तो जो प्रिंसिपल ऑफ फैराडे रोटेशन है वो आइसोलेटर भी यूज करता है, सर्कुलेटर भी यूज करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो यानी कि इसको हटा दो, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही इसको यूज करते हैं। ठीक, किसको यूज करते हैं, माइक्रोवेव कंपोनेंट ऑफ फैराडे रोटेशन। ठीक, अब सॉरी, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन के लिए आप नोट में आपको लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे जनरली आपको नहीं मिलेगा कहीं, ना इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपने जल्दी पढ़ा होगा, क्योंकि ये आगे के टॉपिक्स हैं, इस वजह से मैं कहता हूँ इस तरह क्वेश्चन के लिए नोट्स बना लें थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है कि एमआरएस में आया हुआ था। ठीक है, एमआरएस 2023 में जो हुआ उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, 2000 अभी हाँ 2023 में, तो इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, देखिए उन्होंने कहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सिलेक्टेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन दिस केस द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सच दैट। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करनी है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2, एक मिनट इस तरह से लिख लो, लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m क्यू इंटू वी। ठीक है, या 2m ही लिख लो इसको डायरेक्टली, तो लेमडा जो है वो क्या हो रहा है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास। ये क्वेश्चन इसमें जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन एक बार और इसी में आया, इसी मतलब इसी में आया है इस पेपर में, इसमें कि यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, इस वजह से लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ thin strips of black paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of white horse. The image will be, ठीक, अब देखो क्या है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स जो है वो हमको बनानी है, तो हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेन की कई सारी स्ट्रिप्स बना दी। ठीक है, एक तरह से ब्लैक, तो उन्होंने क्या किया, ब्लैक उसकी ब्लैक पेन की कई सारी स्ट्रिप्स इस तरह से उन्होंने बना दी, इस तरह से। ठीक, और इसकी फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स, तो इमेज विल बी, तो इमेज क्या होगा, देखो अगर आपने ये स्ट्रिप्स बना दी है तो इमेज तो बनेगी। नंबर एक चीज आप ध्यान रखो बच्चों, इमेज विल बी क्रिएटेड, तो इमेज तो यहाँ पर बनेगी, लेकिन सिंस द लाइट इज फॉलिंग ऑन द कर्व सरफेस so it won't react at the picture point. The white horse entire image is produced, but its intensity is reduced. Have you heard this word? That its intensity is reduced. क्या घट जाएगी यहाँ पर, इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी घट जाएगी बट द इमेज विल बी फॉर्म। इंटेंसिटी घटने के कारण क्या होगा, जो ब्राइटनेस हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी आप देख लो यहाँ पर, देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर आप देख लो, तो एक चीज आप नोट कर लो यहाँ पर, मैं बता देता हूँ, जो एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, ई इज इक्वल टू ई टी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है ना, ये चीज याद रखो। अब देखो प्यारे बच्चों, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक, माइनस टाइम मतलब आ जाता है यहाँ पर। अच्छा,
और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी आधी, ठीक है। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर, ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ई स्क्वायर बाई 8, ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो देखो टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी आधी होगी ना पोटेंशियल एनर्जी की, इसके देखो यहाँ से देखो आप, ठीक, तो आधी हो रही है और साइन तो वही रहेगा, तो -8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर और यहाँ पर आर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लो जरा एक बार, और आर को आर एन लिख लो, nth ऑर्बिट के लिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक। ये बस इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी लिखा है यहाँ से। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 118, दो क्वेश्चन मुझे जल्दी से करा देते हैं। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसीज अलाउड टू इंसिडेंट, ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सॉरी मेरा श्वास थोड़ा सा कम अच्छा है इसलिए खांसी आ रही। तो क्वेश्चन नंबर 119, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने भी बताया फ्यूजन, फ्यूजन के लिए क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। ठीक है, फ्यूज माने जुड़ना, फ्यूजन माने टूटना, फ्यूज माने जुड़ना, फ्यूजन माने ब्रेक होना, तो ब्रेक हो आता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शंस देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, और एफ इज इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी। अगर एफ जीरो है तो डीपी बाई डी टी का मतलब जीरो हो जाएगा, डीपी बाई डी टी जीरो मतलब क्या हो गया, पी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट का मतलब ये है कि मोमेंटम हमारा कंजर्व है, तो मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा मतलब ये लास्ट क्वेश्चन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ पूरा देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, धन्यवाद। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो शायद आप इसका रिवॉर्ड कुछ दें, धन्यवाद।